दोस्तों, वेलकम टू अमान अकेडमी। आप सभी को मालूम है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें हमारे अपने विषय बायोलॉजी की काफ़ी वैकेंसीज हैं। लगभग पीजीटी में ही 130 अप्रोक्स वैकेंसीज हैं। तो मैंने पहला जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है जेनेटिक्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे नोट्स हैं अमान अकेडमी के। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के मैं क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी मैं जो इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ वो है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है, एक मंत्र होता है। उसी से ही आप जो है किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप सभी को मालूम ही होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें कहते हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही 1856 में एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आपको मालूम होगा इन्होंने जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो है गार्डन पी पाइजम सटाइवम। तो पाइजम सटाइवम पे इन्होंने लगभग 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद जो है इन्होंने अपने कुछ लॉस दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो क्लासिकल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स में आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हु गैव द टर्म जेनेटिक्स। जो वर्ड जेनेटिक्स है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया, उनका नाम है डब्ल्यू वैटसन। डब्ल्यू वैटसन ने वर्ड जेनेटिक्स का यूज किया था और इन्हें ही मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, साथ साथ मैं कुछ आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि मेरी लैंग्वेज ये जो कि मैं इंग्लिश मीडियम में नोट्स में बना रहा हूँ, और कि आपको बेस्ट जो रहेगा लैंग्वेज में वो इंग्लिश मीडियम रहेगा या हिंदी मीडियम रहेगा। मैं बोलूँ इंग्लिश में या हिंदी में, या आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। आप जैसे बताइएगा मैं वैसे आपको इन क्वेश्चंस को और अपनी जो थ्योरीज हैं उन सबको एक्सप्लेन करता चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स डील्स विद। जेनेटिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जेनेटिक्स हम जानते हैं, जेनेटिक्स जो है वो स्टडी है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो कैरेक्टर्स जाते हैं बच्चों में उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। आप इनहेरिटेंस वर्ड को भी जानते होंगे। इनहेरिटेंस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिससे पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स जाते हैं और वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेरिडिटी। और दूसरा है वेरिएशन। वेरिएशंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वेरिएशंस जो होते हैं वो आप देखिएगा, जो सेम सिबलिंग्स भी हैं, आपके भाई बहन हैं, उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो दूसरे पेरेंट्स के बच्चे हैं उनमें तो होंगे ही होंगे, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बच्चे हैं उनमें तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके सिबलिंग्स में भी जो है वेरिएशंस होते हैं। तो इन्हें जो डिफरेंसेज होते हैं उन्हें कोई वेरिएशंस कहा जाता है। और ये जो वेरिएशंस हैं बच्चों में, सिबलिंग्स में, आपस में, हम ह्यूमन की पॉपुलेशंस में, लोगों में, और हेरिडिटी जो होती है, इन दोनों को मिला के ही कहा जाता है जेनेटिक्स। ये बात आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मीन्स जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशंस की। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन है जो डिफरेंसेस होते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ओके। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दोनों को मिला के हम कहते हैं जेनेटिक्स। और ये जो वर्ड है जेनेटिक्स वो सबसे पहले यूज किया था डब्ल्यू वैटसन ने, ठीक है, डब्ल्यू वैटसन ने, ये आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन द। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया, गार्डन पीपर, इसे हम, जिसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है वाइजम सटाइवम।
इस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और 1856 यानी 1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 7 साल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और 4 पोस्टुलेट दिए थे, 4 पोस्टुलेट्स हैं, उनका नाम भी आपको पता होगा। इन्होंने जो पोस्टुलेट दिए थे मैं आगे उसको डिस्कस अभी करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो वो है क्वेश्चन नंबर 5। मॉर्गन यूज्ड विच ऑर्गेनिज्म। टी.एच. मॉर्गन की बात कर रहे हैं ये। टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। और टी.एच. मॉर्गन साहब ने ही लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक्स, मैपिंग जैसे शब्द यूज किए थे, वर्ड्स यूज किए थे। और इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताया था, बहुत सारे फिनोमेनॉन के बारे में बताया था, जिसमें नीचे 6 नंबर के क्वेश्चन में दे भी रखा है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिएगा लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, जेनेटिक्स मैपिंग है, सेक्स लिंकेज वगैरह भी इन्होंने ही बताया था। पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मैं ऊपर डिस्कस भी कर चुका हूँ, टी.एच. मॉर्गन साहब को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। टी.एच. मॉर्गन साहब ने एक चीज़ और बताई थी। आपको मालूम है ये क्रोमोसोम में अगर स्ट्रक्चर बनाऊं क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम पर जीन्स कहाँ पर होते हैं और कैसे अरेंज होते हैं, पोजीशन क्या होती है, इस बात को भी टी.एच. मॉर्गन साहब ने ही बताया था। इन्होंने कहा था क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। मीन्स ए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक जीन है तो एक यहाँ पे होगा, ये क्रोमोसोम में बना रहा हूं, एक जीन यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे, थर्ड होगा, फोर्थ यहाँ पे होगा। मीन्स लाइन से क्रोमोसोम पर जीन्स अरेंज रहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम्स। ये किसने बताया था? ये टी.एच. मॉर्गन साहब ने बताया था। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स जो है वो है आगैरेड। आगैरेड ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की और ह्यूमन जेनेटिक्स को आगे एक्सप्लेन किया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। और इन्होंने एक डिसीज़ भी बताई थी ह्यूमंस के अंदर जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर था, वो है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया एक पहली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जो कि जेनेटिकल था। मीन्स ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज़ थी। ठीक है, जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। इसके बारे में गैरेड ने ही बताया था, जिसके लिए इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है या बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। यूनिट ऑफ हेरिडिटी वो है जीन। जीन आप लोग सभी इस टर्म को जानते होंगे। जीन वर्ड क्या है? क्योंकि आपको अगर जेनेटिक्स पढ़ना है तो आपको जीन के बारे में बाकायदा पता होना चाहिए। क्योंकि जीन को मेंडल ने जो यूज किया था जीन के लिए वर्ड, वो था एलिमेंट या फैक्टर। मेंडल ने ये जीन वर्ड यूज नहीं किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जीन वर्ड किसने यूज किया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेंडल ने हालांकि इसके लिए, जीन के लिए जो वर्ड यूज किया था वो यूज किया था एलिमेंट और फैक्टर। ठीक है, अच्छा जीन होते क्या है मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आपको। जीन, मैंने अभी बात की थी आपसे क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम पे मैंने आपसे भी बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, लीनियरली जीन्स अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम पर। अगर मैं बात करूँ जैसे ये है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसमें ये जो पार्ट है ये मान लो एक जीन है, एक मान लो ये जीन है, सॉरी यहाँ पे तो जीन नहीं होगा, ये जीन है, मान लो एक ये जीन है, एक ये जीन है और एक ये जीन है। ये जीन्स लीनियरली अरेंज्ड है इस क्रोमोसोम के ऊपर। तो इन जीन्स में ये जीन्स क्यों है और ये क्या क्रोमोसोम के ही पार्ट होते हैं या डीएनए ही होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब।
जीन्स को अगर डिफाइन करें तो जीन्स एक्चुअली में डीएनए ही होता है स्पेशल टाइप के। ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जिनमें जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में जाएगी, इनहेरिटेंस जिन मैसेजेस का होगा, मीन्स हेरिडिटी जिनकी होगी, वो जो हमारा पार्ट है डीएनए का, क्रोमोसोम का, उस पार्ट को ही हम कहते हैं जीन। मीन्स जीन इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम और डीएनए which can transfer the genetic information from parents to offsprings. So we can say that this part of the chromosome is the gene. This part of the chromosome is also the gene, and this part is also a gene, and this part is also a gene. If you notice that यहाँ पर कि ये जो पार्ट है, ये बीच वाला सेंट्रोमेयर वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने कोई जीन नहीं एक्सप्रेस किया, क्योंकि मैं बताता चलूँ आपको, ये जो पार्ट है इसको जीन नहीं कहा जाता है। जीन हम क्रोमोसोम के उस ही पार्ट को कहते हैं, डीएनए के उसी पार्ट को कहते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स को लेके आते हैं। जीन्स का मतलब क्या है? जीन्स का मतलब है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर लेके आए, ठीक है, उसी को, यानी ऐसा डीएनए का या क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट, ऐसा छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स जो पेरेंट्स से बच्चों में इंफॉर्मेशन लेके आए, उसी को ही जीन कहा जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सारे जीन जो हैं, सभी जीन, ऑल जीन्स आर डीएनए, सभी जीन्स जो होते हैं वो क्या हैं? वो डीएनए है, लेकिन सभी डीएनए जो है वो जीन नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। सभी जीन जो हैं वो डीएनए हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं है, सभी डीएनए जीन नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये जो सेंट्रोमेयर वाला पार्ट होता है, ये जीन नहीं है, ये किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करता है। हालांकि ये डीएनए है लेकिन जीन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो जीन है वो तो डीएनए होगा ही, लेकिन जो डीएनए है वो ज़रूरी नहीं कि जीन हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वो है सेम एलील्स कंडीशन। सेम एलील्स कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। क्योंकि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं, ठीक है। जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं हाइट की बात करूँ, प्लांट की हाइट के लिए जो हम जीन यूज़ करते हैं, एलील यूज़ करते हैं, सॉरी, वो यूज़ करते हैं, अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल टी यूज़ करते हैं, और अगर रेसेसिव है तो स्मॉल टी यूज़ करते हैं। अब आप देखिएगा ये दोनों ही एलील अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर ये दोनों ही एलील सेम हो, मीन्स दोनों ही डोमिनेंट हो या दोनों ही स्मॉल रेसेसिव हो, तो इस कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप मुझे ये ज़रूर बता दें कि लैंग्वेज आप कौन सी प्रेफर करेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग से जो है वीडियोस बनाऊंगा, अलग से उनकी प्रिपरेशन कराऊंगा, और ये स्पेशली फॉर दी सीबीएसई बोर्ड, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, स्टडी की है, उनके लिए है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 12 क्वेश्चन मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहीं से मैं रेफरेंसेज ले रहा हूँ, और उनके लिए भी ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।